तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 13.6 चल रही थी। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.6 में आपने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.6 आपका बेलन के लेकर है, जिसमें आपसे बेलन का आयतन निकालने को कहा जा रहा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र बताएं बच्चों, क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन, यदि आपकी ये बेलन की आकृति है जिसमें इसका आधार आपका वृत्त है, तो आधार की त्रिज्या r और इस बेलन की ऊंचाई आपकी h है, तो बेलन का आयतन बताएं बच्चों, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है सभी बच्चों को? पाई आर स्क्वायर एच, एल नहीं बच्चे, एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है। इसकी कीमत रुपए 2200 रुपए लग रहे हैं आपके। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन, आपका एक 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है। तो एक बेलन के आकार का बर्तन है जिसकी गहराई दे रखी है, मतलब ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। तो इस बर्तन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। तो इस बेलनाकार बर्तन की आंतरिक घुमावदार सतह, जो घुमावदार सतह है वो ही आपकी घुमावदार सतह हो गई आंतरिक। मतलब जो अंदर आपका पोर्शन आ रहा है सिर्फ उसे पेंट करना है। आंतरिक घुमावदार पृष्ठ को सिर्फ आपको पेंट करना है, ना तो आपकी इसके आधार को पेंट करना है, ना इसके ऊपर के टॉप को। आपको टॉप और बेस को नहीं पेंट करना है, सिर्फ इसके घुमावदार सतह को पेंट करना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? सिर्फ बेलन की घुमावदार सतह को अंदर से, आंतरिक से आपको पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए खर्चा कितना आ रहा है आपका? 2200 रुपए का खर्चा पड़ रहा है। आपने इस बर्तन को इसकी घुमावदार सतह पर पेंट किया, कितने रुपए में? 2200 रुपए में आपने इसे पेंट कर दिया। यदि पेंटिंग की लागत आपको दे रखी है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो आपकी लागत कितनी है? 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 20 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, ये इसकी लागत है। बताया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? यदि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं, तो इसकी टोटल जो आंतरिक घुमावदार सतह है उसे पेंट करने में 2200 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो इसकी घुमावदार सतह को बताएं बच्चों, सूत्र क्या होगा? इसकी घुमावदार सतह का सूत्र बताएं। कोई बच्चा बताएगा घुमावदार सतह का इसका सूत्र क्या होगा? आपकी बेलन की ये जो घुमावदार सतह है, ये इसका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताएं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का फॉर्मूला होता है 2πr(h). तो आपको इतनी सतह पर पेंट करना है, 2πr(h) सतह पर आपको क्या करना है? पेंट करना था। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में लागत दे रखी है। लागत दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, 1 मीटर स्क्वायर को आप पेंट कर रहे हो तो कितने रुपए लग रहे हैं आपके? 20 रुपए का खर्चा आ रहा है। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में यदि आपका 20 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपका 2200 रुपए का खर्चा आएगा? बताएं, क्योंकि आपको कुल लागत 2200 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपका 2200 रुपए लगेगा? कैसे आएगा 2200? आप दोनों साइड किससे गुणा कर दो? पहले किनारे पे आप 2200 को 20 से भाग करके देख लो। 2200 को 20 से भाग करके देखोगे तो ये आपका 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 110। तो इसका मतलब यदि आप दोनों साइड 110 से गुणा कर दो, दोनों साइड 110 से गुणा कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? ये एक की 110 से गुणा करोगे 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 की 110 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 2200 रुपए। तो आपको 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2200 रुपए का खर्चा आएगा। ये बताएं बच्चों, क्लियर हुआ?
आपको लागत दे रखी है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं तो 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे? 2200 रुपए। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो आप पेंट कर रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं, तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? आपको इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में 2200 रुपए का खर्चा आ रहा था। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। यही आपसे पहले पार्ट में पूछा जा रहा था कि बर्तन की आंतरिक घुमावदार सतह क्षेत्र बताइए। तो आपकी जो आंतरिक घुमावदार सतह क्षेत्र है वो कितनी आ गई? 110 मीटर स्क्वायर। जो आपकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं। आप इसकी आंतरिक घुमावदार सतह को पेंट कर रहे हो। आंतरिक घुमावदार सतह को पेंट कर रहे हो, यदि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं तो 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2200 रुपए लगेंगे। तो 2200 रुपए जो आपके लग रहे हैं वो इसकी आंतरिक सतह को पेंट करने में लग रहे हैं। तो आंतरिक घुमावदार सतह आपकी कितनी आ गई? 110 मीटर स्क्वायर। अब आपसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है कि आपको आर का मान बताना है। आर का मान बताना है, आधार की त्रिज्या कितनी होगी। अब आपका आ गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 110 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh का मान आपका कितना आ गया है? 110 मीटर स्क्वायर आ गया है। हमने इन दोनों की तुलना कर ली और h आपको दे रखा है 10 मीटर। क्लियर है बच्चों? h आपको दे रखा है, तो सेकंड पार्ट आपको निकालना है त्रिज्या का मान। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। इसका मान आ गया 110। तो अब मान रख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए। आर का मान आपको निकालना है, एच की जगह पे 10 रख दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया? सॉल्व करके बताएं आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया है 110। एच हमें पता ही है कि आपका जो बर्तन है वो 10 मीटर गहरा है। तो 10 मीटर गहरा है तो आपने एच की जगह 10 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। अब सॉल्व करके बताएं आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर का मान कैसे निकालेंगे? आर को इधर रखिए, बाकी सब संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाइए। पक्ष बदलने पर नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएंगी। 7 गुणा 110 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 10। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, फिर 11 से भाग दे दीजिए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो आपका कितना आ गया? आर का मान कितना हो गया? 7/4। बताए बच्चों, क्लियर है? आर का मान कितना आ गया है? 7/4। बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ भी गया 7/4। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आपका आंसर आर का त्रिज्या कितनी आ गई? 7/4। आप इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। और नहीं तो भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। 7 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 3 बचा। 3 से अब कट नहीं सकता, कोई और संख्या है नहीं। दशमलव लगा दीजिए। 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, शून्य लगा दीजिए। 4 पंजे 20। तो आपका ये दशमलव में कितना आ जाएगा? 1.75 मीटर। तो आप आंसर को 7/4 पे भी छोड़ सकते हैं या 1.75 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही बच्चे। अब आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, पोत की क्षमता, जो आपका बर्तन है उसकी क्षमता बतानी है, उसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालना है। थर्ड पार्ट करें बच्चों, बेलन का आयतन बताना है आपको। आपको आर और एच दोनों का मान पता है। अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? πr²h। πr²h है, तो आप इसे सॉल्व करें। आर का मान आपका 7/4 आया है, एच का मान आपका 10 था। तो यहाँ पे मान रख दें, आर का मान 7/4 ले रही हूँ बच्चों क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। तो आर का मान 7/4 और एच का मान आपका 10 है। क्लियर है बच्चों? πr²h हमने मान रख दिए। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 से फिर से भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 की 11, 22 आ गया। तो ऊपर आपका बच रहा है 11 गुणा 7 गुणा 5 और बटे में आपका 4 बच रहा है। क्लियर है बच्चों सभी को? जो आपका कट सकता था वो हमने काट दिया है। 7 से 7 को भाग दे दिया।
4 से भाग दे दिया तो इधर 5 आ गया, इधर 11 आ गया। अब इसकी गुणा कर दें, 7 पंजे 35, 35 की 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 की 11 से गुणा करने पर 385 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 385/4 मीटर क्यूब। तो या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या 385 को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36, 2 बचेगा, अगली संख्या उतारिए, 4 6 24, एक बचा। आप कोई और संख्या उतारने को नहीं है तो दशमलव लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और फिर उसके बाद 2 बच रहा है, फिर शून्य लग जाएगा क्योंकि दशमलव है, 4 पंजे 20, पूरा का पूरा कट गया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 96.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका पूछा जा रहा था कि बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन आपका आ गया है 96.25 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। बच्चे आयतन में हमेशा मीटर क्यूब होता है, घन मात्रक होता है, घन मात्रक, तो हमेशा घन रखिए, मीटर क्यूब। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। नोट कर लिया बच्चों? हम्म। किसी बच्चे को कहीं भी कुछ भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो बच्चे आप माइक पे भी कह सकते हैं या फिर मैसेज में लिख कर भी कह सकते हैं। यदि आप दोबारा से समझना चाहें, रिपीट करना चाहें, या कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 मीटर ऊंचे, 1 मीटर ऊंचे एक बंद बेलनाकार बर्तन की धारिता दे रखी है। तो आप पहले एक बंद बेलनाकार बर्तन है, तो ये आपका कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचाई है, इसकी धारिता दे रखी है 15.4 लीटर। तो आपको इस बंद बर्तन की धारिता दे रखी है, धारिता और आयतन बच्चों सेम होता है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा धारिता और आयतन में क्या अंतर होता है? हम्म। बच्चों धारिता और आयतन के सूत्र हमेशा सेम होते हैं। धारिता जो होती है वो द्रवित वस्तुओं के लिए ली जाती है, जो आपकी द्रव वस्तुएं होती हैं, पानी, दूध, तेल, इन सब की आपकी क्या होती है कि उसमें कितना आपका द्रव वस्तु आ सकती है। आयतन क्या होता है, आप ठोस वस्तुओं के अधिकतर लेते हैं। आयतन ठोस के लिए होता है, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, फॉर्मूले सेम होते हैं, बस मात्रकों में डिफरेंस होता है। यहाँ हम द्रव को जो नापते हैं, तो नापने के लिए आप लीटर, किलोलीटर, मिलोलीटर, इस तरह के मात्रकों का यूज करते हैं। तो धारिता के मात्रक ये होते हैं, और आयतन को आप किस तरीके से नापते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। तो ये आपके आयतन के मात्रक हैं। पर हमने देखा है कि इन मात्रकों का आपस में रूपांतरण हो सकता है ना बच्चों? मात्रकों को आपस में रूपांतरित किया जा सकता है। आपको मात्रकों के रूपांतरण, कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के रूपांतरण पता होने चाहिए। जैसे आपके कुछ मात्रकों के रूपांतरण क्या है, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। या कह दीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ये आपके मीटर क्यूब और लीटर में कुछ रूपांतरण होते हैं। इसी तरीके से हम आपस में भी इन्हें रूपांतरित कर सकते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में, लीटर को किलोलीटर में, मिलीलीटर को किलोलीटर में या लीटर में, और इसी तरीके से हम इनको आपस में भी रूपांतरित कर सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर हुआ बच्चों? तो धारिता और आयतन के फॉर्मूले सेम होंगे, सूत्र सेम होंगे, बस हम मात्रकों को देखते हैं कि धारिता के मात्रक जो होते हैं वो आपके लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर में होते हैं, और आयतन के मात्रक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में होते हैं। तो अब हम चेंज कर लेते हैं, तो इसे रब कर दूं बच्चों। तो
आपको धारिता दे रखी है लीटर में। धारिता बच्चों यहाँ पे आपको किस में दे रखी है, लीटर में। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि आपको आयतन में बदलना है और आपको यहाँ पे मात्रा किस में दे रखा है, मीटर में, तो आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। लीटर को मीटर क्यूब में बदलने का देखिए आपका रूपांतरण क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इस रूपांतरण का आप यूज करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैं मिटा देती हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको धारिता दे रखी है, आपको धारिता को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तभी आपका आयतन बन जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो आपको लीटर के साथ 1000 चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, 1000 से भाग और 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से हमने गुणा कर दिया और 1000 से भाग दे दिया, तो कोई कुछ फर्क पड़ेगा बच्चों, बताएं। 1000 से हमने गुणा कर दिया, 1000 से भाग दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 1000 लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, तो हम 1000 लीटर की जगह अब आपका क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब। एक से गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे आपकी वही संख्या आ जाएगी। तो ये आपका कितना आ गया, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। तो ये आपका धारिता आयतन, धारिता कह लो या आयतन कह लो, अभी आपका मीटर क्यूब हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, आयतन। मीटर क्यूब में हो गया तो हम इसे आयतन लिख सकते हैं, धारिता कुछ भी कह सकते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो आयतन में, तो धारिता ही रहने दीजिए, बस आपको कोशिश ये करनी थी कि इसे मीटर क्यूब में बदलना था। ठीक है, यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है। तो बेलन की धारिता या बेलन का आयतन का सूत्र होता है, चूंकि ये आपका बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका इसका मान आ गया, पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना आ गया, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई। बेलन की धारिता या बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान आ गया 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको एच दे रखा है कितना, एच आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर। एच की जगह पे 1 मीटर रखें और सॉल्व करके आर का मान निकालें। आर का मान बताएं बच्चों कितना हो जाएगा, पाई की जगह पे रखें 22/7, पाई का मान है पाई 22/7। आर स्क्वायर, एच की जगह पे 1 मीटर रखें, ये आपका हो गया 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। बताएं बच्चों, क्लियर है। अब हम आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का मान निकाल के बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। देखिए, आर स्क्वायर को इधर रखें, बाकी सब आपका राइट साइड में आ जाएगा। तो ये हो गया 15.4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 1 इंटू 1000, है ना। अब आपका ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटा देते हैं नीचे। दशमलव हटाने के कारण 10 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या है, तो नीचे एक के बाद एक जीरो आ जाएगा। ये बात बताएं बच्चों, क्लियर है। हमने दशमलव हटाया, नीचे 10 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 11 से भाग दे सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, है ना। फिर 2 से भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। 2 को भाग देंगे तो 2 सत्ते 14। तो आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया है, 7 × 7। आर स्क्वायर का मान हो गया 7 × 7, और बटे में आपका क्या बच रहा है, 1000 × 10, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है। आर स्क्वायर का मान आपका कितना आ रहा है, 49 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर है सभी बच्चों को। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 79 किसका वर्ग होता है, 7 का, और 10,000 किसका वर्ग होता है, 100 का। तो ये आपका क्या हो रहा है, 7 का वर्ग बटे 100 का वर्ग। तो ये आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ रहा है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर आपका आर का मान कितना आ गया, 7/100। आर का मान कितना हो गया, 7/100 मीटर। बताएं बच्चों, बात क्लियर है। हमने दोनों साइड वर्गमूल कर दिया, तो आर का मान कितना आ गया, 7/100।
यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बर्तन को बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों, आपका बर्तन कैसा है, बंद बर्तन है, बंद है बर्तन। तो आपको जब इस धातु को, इस बेलन को बनाना है, तो आपको इधर चारों तरफ वक्र पृष्ठ में भी चादर चाहिए, और इसके ऊपर जो ये व्रत है, यहाँ पर भी आपको इसे बंद करना है तो धातु की आवश्यकता होगी, और यहाँ भी इसको आपको बर्तन को बंद करना है तो यहाँ भी आपको धातु से लगाना होगा, है ना। तो आपको जो धातु की चादर की आवश्यकता है, तो उसमें आपको इससे पूरी तरीके से बेलन को धातु की चादर से कवर्ड करना है, वक्र पृष्ठ से भी और ऊपर और नीचे के व्रतों द्वारा भी। तो आपको क्या चाहिए, आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताएं बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों। मैम रुको। हम्म, 2 पाई r प्लस h। वेरी गुड। तो आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आपका, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बताएगा कि आपको कितनी धातु की आवश्यकता है। तो आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर, या r प्लस h, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका। तो आपका मान रख देते हैं, पाई का मान हो रहा है 22/7, r का मान है 7/100, h का मान है आपका 1, और r का मान है 7/100। सभी के मात्रक मीटर है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपका कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं, 7 से 7 कट गया। बाकी आप इसे वैसे ही के वैसे ही गुणा कर लेते हैं, 2 की 22 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 44/100। ब्रैकेट में 100 का कॉमन ले लेते हैं, 100 का कॉमन लेंगे तो ये आपका 100 गुणा 1, 100 प्लस 7, तो ये आपका कितना आ गया, 44/100 गुणा में 107/100। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? सिर्फ मैं गणना कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। तो अब आपका 107 की 44 से गुणा करके बताएं कितना हो जाएगा। 107 की 44 से गुणा करनी है, 4×7=28, 4×1=4, 4×7=28, 4×1=4, तो ये आपका हो गया 4708। तो आपका गुणा करके कितना आ गया है, 4708 बटे में 100 की 100 से गुणा करेंगे 10,000। तो यहाँ पर आपके एक के बाद 4 शून्य है, तो आपके दशमलव जो है 4 संख्या पहले आ जाएगा, इसलिए मैंने और भाग नहीं दिया। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 44 को 100 से भाग दिया जा सकता है, 4 से 4 दोनों की उसमें आता है, लेकिन भाग देने से अच्छा डायरेक्ट आप 100 गुणा 100 10,000 हो रहे हैं, तो 10,000 जब नीचे हर में आता है तो आप उसे दशमलव में बदल सकते हैं। नीचे 4 शून्य है तो ऊपर 4 से पहले आपका दशमलव आ जाएगा, 4 संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा। तो राइट साइड से काउंट करें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संख्याओं के पहले आपका क्या आ गया, दशमलव आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4708। चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जा रही है, इसलिए आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मात्रक होता है। तो आपका आंसर हो गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? मैम। बाकी बच्चे बताएं, यदि कोई आप लिख नहीं पाए हो ऊपर कर 100+ma क्यों लिया बच्चे, 100+ma, यहाँ पर ये आपका 1+7/100 है, 1+7/100 है, h+r, आपके फॉर्मूले में h+r होता है। तो 1 में 7/100 जोड़ना है, तो ये एक आपकी पूर्ण संख्या है, 7/100 आपकी भिन्न संख्या है। तो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या का जोड़ कैसे होता है, यहाँ पर आपको एक को
भिन्न में बदल देना है। एक की 100 से ऊपर गुणा करें, 100 से नीचे गुणा करें, तो आप एक को क्या लिख सकते हो, 100/100 लिख सकते हो। तो एक को ये समझो आपने 100/100 लिखा है, तब आपके दोनों के हर समान हो गए, 100/100 आपका एक हो जाएगा। दोनों का हर समान हो गया, हर को कॉमन ले लेंगे, 100 कॉमन ले लिया, तो ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 100 + 7। 100 में 7 जोड़ा, आपका 107 आ गया। बताएं बच्चे, अब क्लियर हुआ? आप पूर्ण संख्या और भिन्न को ऐसे एकदम नहीं जोड़ सकते, आपको दोनों का हर कॉमन करना होगा। दोनों का हर हमने 100 करा, हर 100 कॉमन ले लिया, फिर ऊपर 100 + 7 आ गया, तो 100 + 7 आपका 107 हो गया। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करा, तो आपका आंसर आ गया 0.4708। सभी ने लिख लिया? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अनाज का एक बैग है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अनाज के एक बैग में 2.8 मीटर क्यूब अनाज होता है। आपका एक बैग है जिसमें कितना है, 2.8 मीटर क्यूब अनाज आ सकता है, ठीक है। 4.2 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर ऊंचाई वाले एक ड्रम को भरने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। तो ये आपका एक थैले में इतना अनाज आ रहा है, ये आपका एक थैला है, ठीक है। तो ये आपका अनाज का एक बैग है या थैला, कुछ भी मान लें। एक बैग में आपका इतना अनाज आ रहा है, उसे आपको कितनी बोरियां लगेंगी एक ड्रम को भरने के लिए। तो पहले ड्रम की आकृति देख लें। ड्रम की आकृति कैसी होगी, आपके घर में भी अनाज आपने देखा होगा, एक ड्रम में भरते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ड्रम है, ये बेलनाकार आकृति का है। क्यों? क्योंकि आपको इस ड्रम की माप दे रखी है, ड्रम की आकृति में आपको त्रिज्या दे रखी है 4.2 मीटर। इस ड्रम की त्रिज्या इतनी है और 5 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी दे रखी है इस ड्रम की, 5 मीटर। क्लियर है? तो ये आपका ड्रम है जिसकी त्रिज्या 4.2 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस ड्रम का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आपको एक ड्रम में अनाज की बोरियों से अनाज भरना है। एक अनाज की बोरी में 2.8 मीटर क्यूब अनाज आता है, तो पूरे ड्रम में कितना अनाज आएगा। पूरे ड्रम में पहले अनाज निकाल ले, कितना अनाज आएगा, फिर उस अनाज से कितने बैग आप डालोगे तो उतना अनाज भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ड्रम का आयतन निकाल लेते हैं कि ड्रम का आयतन कितना है। बताएं बच्चों, ड्रम का आयतन कितना हो जाएगा। ड्रम आपका बेलनाकार आकृति का है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो आपको आर और एच का मान दे रखा है ड्रम का, ये आपका ड्रम है। तो मुझे ड्रम का आयतन बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। ड्रम का आयतन निकालना है, पाई की जगह पे 22/7 रखें, आर की जगह पे 4.2, आर की जगह पे 4.2, एच की जगह पे 5। तो यहाँ पर आप सॉल्व करके बताएं क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दशमलव को भिन्न में बदल लेते हैं, दशमलव एक संख्या पहले है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ दशमलव एक संख्या पहले है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब सॉल्व करें, जो कट रहा है उसे काट दें, 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 छक 42। 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 42, 5 दूनी 10। तो 2 से भाग दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्लियर है? तो यहाँ पे 10 से भी भाग दे सकते हैं, पर बच्चों 10 से तो आप सीधे सीधे दशमलव ला सकते हैं ना। तो अब आप जैसे भी करें, यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 22 गुणा 3 गुणा 42 बटे में 10। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, 10 सीधे सीधे दशमलव में बदल जाएगा, इसलिए मैंने 10 से भाग नहीं दिया, क्योंकि पूर्णतया तो कहीं से कट नहीं रहा है। 5 बचेगा, फिर वो आपको दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो 22 की 3 से गुणा करी 66, 66 की 42 से गुणा करेंगे, 2 छक 12 का 1 हासिल, 4 छक 24 का 2 हासिल, और यहाँ पे आपका 2 7 7 2, तो कितना आ गया, 2772 आया बटे में 10। तो ड्रम का आयतन कितना आ गया,
ड्रम का आयतन आ गया है आपका 2772/10। बताएं बच्चों, क्लियर है? बताएं बच्चों, Yes. यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट? 10 से भाग देना चाहें तो 10 से भाग दे दें, ये आपका कितना हो जाएगा? 277/2, 277.2 मीटर क्यूब। तो आपके द्रव, आपका जो ड्रम है उसमें कितना स्पेस है? 277.2 मीटर क्यूब आपका स्पेस है, या उसका आयतन इतना है। तो आपके उसमें इतनी जगह में आप अनाज भर सकते हैं। क्लियर है? 277.2 मीटर क्यूब आपके ड्रम का आयतन आ गया है। अब आपको यहां तक पहले बच्चे नोट करें, 277.2 मीटर क्यूब आपके ड्रम का आयतन आ गया है। फिर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बैग में कितना अनाज है, एक थैले में 2.8 मीटर क्यूब अनाज है। तो ये तो आपका ड्रम का आयतन आया। अब आपको दे रखा है कि एक बैग या एक थैले में अनाज कितना है। एक थैले में अनाज आ रहा है आपका 2.8 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका ड्रम में आयतन आ रहा था, ड्रम का आयतन कि पूरे ड्रम में कितना अनाज आ सकता है, 277.2 मीटर क्यूब। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको कितने बैग, आपको इस ड्रम को भरने के लिए कितने बैग अनाज की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे बैगों की संख्या पूछी जा रही है कि आपको कितने बैगों चाहिए होंगे। बैगों की संख्या या थैलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन समझ में आया? बैग नहीं लिखना चाहे तो थैले लिख लें। आपसे थैलों की संख्या पूछी जा रही है कि आपको कितने थैलों की आवश्यकता होगी इस ड्रम को भरने के लिए। अनाज के कितने थैले चाहिए इस ड्रम को भरने के लिए। तो आप क्या करोगे, ड्रम का आयतन ले लो, ड्रम के आयतन को भाग कर दो एक बैग के आयतन से। ड्रम का आयतन डिवाइडेड बाय एक बैग का आयतन, या एक बैग का अनाज, या एक बैग का आयतन, बात एक ही है। तो इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने थैले अनाज चाहिए। तो भाग करना है आपको, 277.2 को भाग देना है 2.8 से। भाग दे के बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 277.2 को 2.8 से भाग दें। सभी बच्चे भाग दें। वेरी गुड। आंसर भी आने लगे। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे आपका दशमलव एक संख्या पहले लग रहा है, यहाँ भी आपका दशमलव एक संख्या पहले लग रहा है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आपका कितना आ गया, 2772 डिवाइडेड बाय 28 है ना। तो ये आपकी क्या संख्या हो गई, 2772 डिवाइडेड बाय 28। भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28। 7 से भाग देना है, 7 तियां 21, 67, 7 9 63, 42, 7 छक 42। तो ये आपका कितना आ गया, 396 डिवाइडेड बाय 4। 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 4 9 36। तो आपका कितना आ गया, 99/1 या 99। बात बताएं बच्चों, क्लियर हो रही है? चूंकि दशमलव की स्थिति दोनों संख्याओं में सेम है, आपका एक संख्या पहले आ रहा है, दशमलव एक संख्या पहले आ रहा है दोनों में, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। यदि आप इस तरीके से नहीं काट पा रहे हैं तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2.8 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10 ने 10 को काट दिया तो आपका दशमलव से दशमलव काट दें या 10 से 10 भाग दे दें। आंसर कितना आ जाएगा, 2772 डिवाइडेड बाई 28। 2772 को 28 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 99। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि इस ड्रम को भरने के लिए आपको कितने थैलों की आवश्यकता है। तो इस ड्रम को भरने के लिए आपको 99 थैले चाहिए। तब ये 99 थैलों के अनाज से आपका जो पूरा ड्रम है वो आपका भर जाएगा।
क्लियर है? आगे चले बच्चों। Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शीशे की पेंसिल में लकड़ी का एक बेलन होता है। शीशे की पेंसिल में लकड़ी का एक बेलन होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन भरा होता है। पेंसिल का व्यास आपको 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास आपको 1 मिलीमीटर दे रखा है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के स्तंभ और ग्रेफाइट के स्तंभ ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको लकड़ी का स्तंभ और ग्रेफाइट के स्तंभ ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले बच्चों दो सभी को देखिए, सभी की मात्रक अलग अलग है। यहाँ आपका मिलीमीटर में है, यहाँ आपका सेंटीमीटर में है। तो पहले सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या संबंध होता है बताएंगे बच्चों? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन बताएं। एक रूपांतरण को दूसरे रूपांतरण में बदलेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बदल लें, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? हम्म तो बच्चों मिलीलीटर में नहीं, मिलीमीटर, 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 लीटर में नहीं बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 14 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 140। 14 गुणा 10, 14 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 140 मिलीमीटर। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले जल्दी से नोट करें, हमने मात्रकों को सबको मिलीमीटर में बदल लिया है। ठीक है, मात्रकों को हमने सबको मिलीमीटर में बदल लिया है। तो अब देखिए, अब बच्चों आपने सभी के पास पेंसिल तो होगी, तो आप एक पेंसिल का स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। आपकी पेंसिल इस तरीके की होती है ना? ये आपकी पेंसिल है जिसमें बीच में आपकी क्या होती है? एक ग्रेफाइट। जो आप देखते हो बीच में आपको एक पेंसिल के बीच में एक नोक होती है, वो असलियत में आपकी एक क्या होती है? शीशा होता है, ग्रेफाइट होता है ये बीच में, जिसे आप बार बार शार्प करते हो तो वो आपकी पॉइंटेड हो जाती है। पेंसिल हमेशा आप देखते हो घिस जाती है और फिर आप उसे शार्पनर से शार्प कर देते हो, फिर से वो शार्प हो जाती है। तो ये बीच में आपके क्या होता है? ग्रेफाइट होता है ना? तो इस तरीके से आपकी पेंसिल होती है, बताएं बच्चों, है ना? आपकी पेंसिल किस तरीके की होती है? इस शेप की होती है। यहाँ पे देखें, इस तरीके की आपकी ये पेंसिल होती है। यहाँ पर ये जो नोक होती है ये ग्रेफाइट की नोक होती है। जब आप शार्प करते हो तो अंदर से ग्रेफाइट की और आ जाती है, तो पेंसिल और अच्छे से गाढ़ी है, स्मूथ हो जाती है। तो ये आपकी एक अंदर पेंसिल जो के अंदर जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। तो ये आपकी पेंसिल की आकृति है। ये पेंसिल है लकड़ी की, ये आपका जो है ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। और अंदर जो है वो आपका शीशा या ग्रेफाइट है। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? जो अंदर होती है वो लेड, शीशा या ग्रेफाइट कहलाता है। यहां तक बताएं बच्चों, पेंसिल की सबको समझ हो गई? पेंसिल में आपकी बाहर जो आपको दिखता है वो लकड़ी होती है, लेकिन जो उसमें अंदर आपकी जो चलती है वो ग्रेफाइट या शीशा होता है। तो इस तरीके से आपकी पेंसिल होती है। तो यहाँ पे कहा गया शीशे की पेंसिल, तो शीशा कह लो या ग्रेफाइट कह लो, बात एक ही है। शीशा या ग्रेफाइट आपका एक शब्द है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेफाइट या शीशा ये साइंटिफिक नेम है। सीसा, लेड, ग्रेफाइट, टीबी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये इसके सब क्या है? इसके साइंटिफिक नाम है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से आकृति बनाएं, आकृति बनाएं ताकि और क्लियर होगा। आगे चले बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बन रहा है? ये
इस तरीके से आपकी आकृति ये क्या की बन रही है, बेलन सी आकृति बन रही है ना। ये आपका बेलन है, ऐसी तरीके से बीच में ये जो आपकी पतली सी ग्रेफाइट की है ये भी आपका एक बेलन है। तो अब आप इसमें क्या रख देते हैं, सब इसके मान रख देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है शीशे की पेंसिल में लकड़ी का एक बेलन होता है, जो आपकी पेंसिल है उसमें ये लकड़ी का बेलन है। तो लकड़ी का बेलन आपका कौन सा है, ये बाहर वाला, ये पूरा आपका लकड़ी का बेलन है। क्लियर है, ये आपकी लकड़ी का बेलन है, ये आपका बेलन बन रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। ये आपका एक लकड़ी का बेलन है, पेंसिल में लकड़ी का बेलन है, जिसके अंदर ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन भरा होता है। उसके अंदर आपका जो ग्रेफाइट या शीशे या लेड जो भी है उसका एक ठोस बेलन भरा हुआ है। तो अब रख देखते हैं इसके अंदर, देखिए बच्चों ये आपका जो है एक दूसरा बेलन भरा हुआ है। यहाँ पर ये आपका अंदर एक दूसरा बेलन है शीशे का, ये आपका बेलन है। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये आपका दूसरा बेलन हो रहा है जिसके अंदर शीशे या ग्रेफाइट का भरा हुआ है। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि पेंसिल का व्यास कितना है, 7 मिलीमीटर। पेंसिल का व्यास आपको 7 मिलीमीटर दे रखा है। तो अब इसकी बात देख लेते हैं। तो ये आपका व्यास हो गया 7 मिलीमीटर। क्लियर है, व्यास 7 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताएं, पेंसिल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों। यदि आपको व्यास दे रखा है 7 मिलीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी। बताएं बच्चों, क्लियर है। तो इस बेलन की आपकी त्रिज्या हो गई है 7/2 मिलीमीटर। तो आप इसकी आधी निकाल लें, ये आपकी त्रिज्या हो गई। पूरा व्यास दे रखा था, इसका आधा आपकी त्रिज्या हो गई 7/2 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको कह रखा है कि ग्रेफाइट का व्यास। तो ये जो ग्रेफाइट है अंदर, ये है आपका ग्रेफाइट, इसका व्यास आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो ग्रेफाइट का व्यास आपका और छोटा हो जाएगा, इसे मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर ये आपका पूरा व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो इसका आधा पोर्शन कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 1/2 मिलीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है। ऊपर बड़े बेलन, जो बड़ा लकड़ी का बेलन है उसकी त्रिज्या है 7/2 मिलीमीटर। जो अंदर ग्रेफाइट है उसका व्यास कितना है, 1 मिलीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, उसकी आधी, 1/2 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। बताए बच्चों, इतनी बात समझ में आई। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको पेंसिल की लंबाई दे रखी है। तो पेंसिल की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, जो कि बराबर हो गई 140 मिलीमीटर की। तो ये आपकी 140 मिलीमीटर के बराबर आ गई है। अब आपको क्या याद करना है, लकड़ी के स्तंभ और ग्रेफाइट के स्तंभ ज्ञात करने हैं। तो आपको बेलन का और आयतन निकालना है। आपको क्या निकालना है, आयतन बताना है। दोनों, बाहरी बेलन का और आंतरिक बेलन दोनों का आपको आयतन बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। बताएं Yes, ma'am. बच्चों, तो आप इनका आयतन निकालें। तो आपको इसमें लकड़ी के स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, लकड़ी आपकी कहां पर है, लकड़ी का आयतन निकालना है और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। ठीक है, लकड़ी के स्तंभ का बताइए और ग्रेफाइट के स्तंभ का बताएं। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, सबसे पहले पेंसिल है, पूरी पेंसिल का निकाल लो बच्चों। पहले पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लो, एक एक करके चलो। पहले चलो पेंसिल का आयतन। पूरी पेंसिल आपकी कैसी है, आपकी आयता बेलनाकार है, तो πr²h। तो आपकी पेंसिल जो है उसकी आर त्रिज्या क्या है, 7/2 मिलीमीटर। 7/2 मिलीमीटर है तो वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान हो रहा है 22/7। पेंसिल की त्रिज्या है 7/2, 7/2, ऊंचाई है 140। बताएं बच्चों, ये बात सभी के क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आई। पेंसिल का आयतन निकाल रहे हैं पहले हम, पूरी पेंसिल का। पूरी पेंसिल आपकी बेलनाकार शेप की है, तो अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपका ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 को भाग दे दो,
2 से भाग दोगे 70 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 2 की 11 से ये नीचे आपका सब कैंसिल हो गया, ऊपर आपका जो बच रहा है उसकी गुणा कर दीजिए। ये आपका क्या बच रहा है, 11 गुणा 7 गुणा 70। तो अब आपको इसकी गुणा करनी है, 11 सत्ते 77, 77 की 70 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 का 4 हासिल 5390। तो ये आपका क्या आ गया, 5390 मिलीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? बताएं बच्चों। Yes, ठीक है, तो ये आपका आ गया पेंसिल का आयतन। पेंसिल का आयतन आ गया है। अब इसके बाद अंदर ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई पेंसिल के आयतन की। अब इसी तरीके से सेकंड बच्चों निकालो ग्रेफाइट का आयतन। जो अंदर आपका शीशा है, ग्रेफाइट है, शीशा कह लो या सीसा, ग्रेफाइट, कुछ भी आप जो कहना चाहें, उसका आयतन निकालना है। तो वो भी आपकी बेलनाकार आकृति है, उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अंदर वाले आपकी सीजर ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी आ रही है, 1.2 मिलीमीटर त्रिज्या है, 1.2 मिलीमीटर। तो अब उसकी जगह आप रखेंगे 1/2 मिलीमीटर। तो रख दीजिए वैल्यू, पाई की जगह रखिए 22/7, आर की जगह रखिए 1/2, आर की जगह रखिए 1/2, एच है आपका 140। 140 सॉल्व करें। सॉल्व करके मुझे बताएं बच्चों, सीसा ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा? सभी बच्चे इसका मान बताएं, सॉल्व करके कितना आएगा? तो यहाँ पर अब आप सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 20, 140 आ गया। 2 से भाग कर दीजिए, 2 ढाई 20, 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंजे 10। तो ये आपका कितना आ गया, 22 गुणा 5, 22 की 5 से गुणा करेंगे 110 मिलीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? 110 मिलीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये आपके अंदर ग्रेफाइट का आयतन आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, बताएं बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? ma'am. ठीक है, तो ये आपका आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है ग्रेफाइट का स्तंभ बताइए। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेफाइट का स्तंभ, मतलब ग्रेफाइट का आयतन बताएं। तो आपका ग्रेफाइट का आयतन आ गया है। और साथ साथ अब आपसे पूछा गया है लकड़ी का भी आयतन बताएं। लकड़ी का स्तंभ का आयतन भी आपको पूछा गया है, तो अब हम लकड़ी का आयतन निकालेंगे। पर ये आपका आंसर आ गया शीशे का आयतन। शीशे ग्रेफाइट का आयतन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, 110 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, तो बच्चों यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपके जैसे कॉपी में या बुक में आंसर मिलीमीटर क्यूब की जगह यदि सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा। पर यदि आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पर यदि आप इसे कन्वर्ट करना चाहें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। इसे 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका 1000 मिलीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 1000, और इसकी जगह आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, नीचे आपके 3 जीरो है तो 3 संख्या पहले आपका दशमलव आ जाएगा। तो आप इसे 0.110 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। दोनों आपके सेम मान है, बस इनके हमने क्या कर दिए, मात्रक चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर इसका मात्रक मिलीमीटर क्यूब था और यहाँ इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। आंसर दोनों बराबर है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप 110 मिलीमीटर क्यूब रखेंगे वो भी आंसर करेक्ट है, 0.110 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब आपसे आगे पूछा जा रहा है लकड़ी का आयतन। तो ध्यान दीजिए, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे। तो यहां तक बताया बच्चों, किसी को कोई डाउट? सिर्फ आपकी बुक में यदि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है इसलिए मैंने दिया है, वरना आप इधर कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल ना करें, मिलीमीटर क्यूब में ही आंसर छोड़ दें। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, 110 मिलीमीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लकड़ी का आयतन बताएं। लकड़ी का आयतन आपको निकालना है, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, एक बार पहले चित्र को समझें। तो देखिए, आपकी ये पेंसिल है, पेंसिल में
बीच में शीशा ग्रेफाइट है, बीच में ग्रेफाइट है, सिर्फ किनारे में जो आपका पोर्शन है ये लकड़ी है, ये आपकी लकड़ी है। तो आप क्या कैसे लकड़ी निकालेंगे? लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आपको पूरी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देना है। क्लियर हुआ बच्चों? आपको लकड़ी का आयतन कैसे मिलेगा? आप पेंसिल के आयतन में से, जो आपका पेंसिल का आयतन आया है उसमें से आप ग्रेफाइट शीशे का आयतन माइनस कर देंगे। बीच वाली ग्रेफाइट का आयतन आप माइनस कर देंगे तो आपको जो बचेगा वो आपकी लकड़ी का आयतन हो जाएगा। तो पेंसिल का आयतन आपका कितना आया था? 5390। पेंसिल का आयतन आपका 5390 मिलीमीटर क्यूब आया था और ग्रेफाइट का आयतन आपका 110 मिलीमीटर क्यूब आया है। बताए बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो आप माइनस कर दीजिए, 5390 से 110 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 5280 मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो लकड़ी का स्तंभ है, मतलब लकड़ी का आयतन बताएं और ग्रेफाइट का आयतन बताएं। तो आपका ग्रेफाइट का आयतन आ गया है 110 मिलीमीटर क्यूब और ग्रेफाइट के बाद लकड़ी का आयतन आ गया 5280 मिलीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। चाहे आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब में ये आपका आ गया था 0.110 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 3 संख्या आप पहले दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 डिजिट पहले दशमलव लगा दें तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा। और यदि आप मिलीमीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें, आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था शीशे की एक पेंसिल है, उसमें लकड़ी का एक बेलन होता है, तो बाहर जो है वो लकड़ी का बेलन है जिसके अंदर ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन भरा हुआ है। तो लकड़ी के अंदर आपकी जो एक पेंसिल में लाइन होती है वो ग्रेफाइट शीशे की होती है, जो आप लिखते हैं तो वो ग्रेफाइट लिख रही होती है, लकड़ी नहीं लिखती है, वो ग्रेफाइट होती है। तो इसमें जो आपकी वो होती है वो ग्रेफाइट की होती है जिससे आप लिखते हैं। तो आपसे कहा गया है कि पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 7/2। ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है तो उसकी त्रिज्या और आधी हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। पेंसिल की लंबाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी तो हमने उसे मिलीमीटर में बदल दिया, तीनों का मात्रक सेम कर दिया, 140 मिलीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है लकड़ी का स्तंभ, मतलब लकड़ी का आयतन बताएं और ग्रेफाइट का आयतन बताएं। तो सबसे पहले हमने लकड़ी का आयतन या ग्रेफाइट के आयतन से पहले हमने पेंसिल का आयतन निकाल लिया, पूरी पेंसिल का। तो पूरी पेंसिल का आयतन होता है, एक बेलन है πr²h जिसमें उसकी त्रिज्या आ रही है 7/2 मिलीमीटर और ऊंचाई है 140 मिलीमीटर। सॉल्व करा, पेंसिल का आयतन आ गया। फिर हमने ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिया, हमें ग्रेफाइट की त्रिज्या दे रखी थी और ऊंचाई दे रखी थी, हमने ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिया। तो ये हमारा ग्रेफाइट का स्तंभ हो गया, ये आपसे पूछा गया था, ये आंसर हो गया आपका। फिर आपसे लकड़ी का आयतन पूछा जा रहा है, तो लकड़ी आपकी कहाँ आ रही है? ग्रेफाइट को छोड़ के जो सारा आयतन है वो आपका क्या है? लकड़ी है। तो हमने कुल पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर दिया तो आपका लकड़ी का आयतन आ गया, कितना आ गया? 5280 मिलीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो आपका ये आंसर हो गया, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अब बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए फिर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब सभी बच्चे, आप अपने कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।